हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया, सब मस्त मजे में। तो बच्चा, उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे घर में होंगे स्वस्थ मस्त और थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाई में व्यस्त, है ना? अगर ऐसा नहीं है तो आज आपको हम करने वाले हैं व्यस्त अनरेवल नीट पर, जहां पर आपको हर साल जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनका बहुत ही डिटेल के साथ एनालिसिस करवाकर यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं, मैं हूं नवजोत कौर, आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर, जो कि आपको नीट यूजी की कैटेगरी में करने वाली है ट्रेन। तो फटाफट से दिमाग के चक्षु खोलकर और कॉपी पेन निकाल कर शुरू कर लो मेरे साथ कहानी मेरी ज़बानी। तो बच्चों, आपको लेकर चलते हैं अनअकैडमी की स्पेशल सब्सक्रिप्शंस की ओर, जहां पर आप प्लस और आइकॉनिक दोनों का फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं तो आपको हर टॉप एजुकेटर की वीडियो पर अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है और यहाँ पर एक वेल स्ट्रक्चर कोर्स के साथ आपको पढ़ाया जाता है, लाइव टेस्ट क्विजेज होते हैं और आइकॉनिक में सारे प्लस फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पर आपको यहाँ पर पर्सनल लेवल पर गाइडेंस मिलेगी, यानी एक पर्सनल मेंटर आपको दिया जाएगा जो कि आपके सारे डाउट का करेगा फुल टू सफाया। तो यहाँ पर आपको लेकर चलती हूँ प्राइजेस की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्लस सब्सक्रिप्शन में 12, 18 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, जहां पे पर मंथ की कॉस्ट आप लोग की स्क्रीन पर है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप नवजोत 10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर 10% का डिस्काउंट यहां पर प्रिवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्सनल मेंटर मिले और अनअकैडमी की ब्रांडेड नोट्स यानी रंग बिरंगे नोट्स आपके घर तक पहुंचे, तो आप यहां पर नवजोत 10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी प्रिवेल कर सकते हैं। तो आपके लिए इतना ही। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर जो कि आपके सामने कह रहा है कि राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल की पिक्चर आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के पूरी तरह से ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल में जो एटम्स है वो कॉर्नर्स पर बैठे होते हैं, कितने? 12, और इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो होता है बेटा 1/6। मतलब एक एटम जो कॉर्नर पे लाई कर रहा है वो यूनिट सेल के अंदर से 1/6 पार्ट अपना लाई करता है, ठीक है। और यही बात अगर मैं इनके एंड सेंटर, जो कि हमने ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस दोनों में हमने जो एंड सेंटर में बिठा रखे हैं, उनमें 2 एटम्स बिठा रखे हैं और उनमें जब एटम हम बिठा रहे हैं ना ऊपर और नीचे, तो आधा एटम अंदर लाई करता है, आधा बाहर लाई करता है। तो कंट्रीब्यूशन जरूर लिखना है। और साथ ही साथ अब यहाँ पर हम बॉडी डायगोनल की बात करें ना, तो बॉडी के सेंटर पर 3 एटम्स बीचों बीच बैठे हैं और पूरे के पूरे यूनिट सेल के अंदर लाई कर रहे हैं, तो इनका कंट्रीब्यूशन 3 हो गया। अब देखो, यहां से तुम्हें मिला 2, यहां से मिला 1, यहां से मिला 3, तो यहां पर हमारे पास रैंक ऑफ यूनिट सेल बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जो कि Z से डिनोट करेंगे, वो आते हैं 6। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ये बात अपने जहन में बसा लो बिल्कुल अच्छे से। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स बेटा उसके एग्जैक्टली डबल होते हैं, तो यानी 6 के डबल 12। तो करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हो कि मुझे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल करना है, तो 12 और 6 करेंगे, 6 और 12 ध्यान से पढ़ना। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी वाला। बस कहानी यही खल्लास। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यहाँ पर जिरकोनियम है जिनका एटॉमिक नंबर 40 है एंड हॉफनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 72 है। इन दोनों के सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया है। अब रीजन बताना है क्यों। तो इसका रीजन आपको हूबहू दिख रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा इसकी जानकारी मानते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो जिरकोनियम है और हॉफनियम है, यहाँ पर ये बहुत ही तगड़ा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ना
इनकी जो 4f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है, जिसके कारण जो इसके बाद हमारा जो 6s ऑर्बिटल आता है ना, वो हमारा बहुत तगड़ा हाई न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और हाई न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करने के कारण बेटा यहाँ पर ना ये अपना साइज कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो इसके कारण एटॉमिक और आयनिक रेडियाई ना दोनों की बराबर होती है लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो ये रीजन आई थिंक कि आपको अब समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट की ओर जा रहा है तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव दे रखी है। ध्यान से ये नोट करने वाली बात है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें नेगेटिव दे रखी है और एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन हमें पॉजिटिव दे रखी है। यानी यहाँ पर अगर जब भी तुम्हें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव दे रखी हो ना, तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव, मतलब हमेशा ध्यान रखना कि एंथैल्पी जो है वो प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा होगी रिएक्टेंट से। ठीक है, तो यहां पर आपको जो ग्राफ मिलेगा ना वो डाउनहिल मिलेगा। कैसा मिलेगा? डाउनहिल ग्राफ मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपवर्ड आ रहा है, यहाँ ऑलमोस्ट सेम है सी वाले में, यहाँ अपवर्ड आ रहा है हमारे डी वाले में, तो ये भी गलत। तो डाउनहिल कहाँ आ रहा है? हमारे बी वाले में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी वाला। बस कहानी इतनी थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रिटिडियम है हमारे पास और ये हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप में पूछ रहा है कौन से तरह की यहाँ पर ये वेव अमिट करता है या यहाँ पे किस तरह का नेचर होता है इसका। तो यहाँ पर अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा हाइड्रोजन का ट्रिटिडियम है जिसका मास 3 है और ये है 1 एटॉमिक नंबर, तो ये ना हमेशा डिकम्पोज होता है और डीके होता है बाय बीटा पार्टिकल। और ये एक तरह से हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, तो ये आपको ना हीलियम दे देता है अनायन हमारा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है और एंटी न्यूट्रॉन देता है, जिसके कारण ये बीटा डिके के कारण यहाँ पर ये फर्दर डिकम्पोज और डिके हो रहा होता है। तो यहाँ पर बहुत इजीली आपको दिख जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट ऑप्शन। बस इतनी सी कहानी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर आरबीसी डेफिशिएंसी इज अ डेफिशिएंसी डिजीज और व्हाट। यहाँ पर जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि जितने भी विटामिन आपको दे रखे हैं वाटर सॉल्युबल है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो हमारे यहाँ पर हमको याद ही करना पड़ेगा। इसमें कोई तरकीब नहीं है कि हम इन चीजों को यहाँ पर समझ ले। जो चीज याद करने वाली है वो याद करनी है। देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से बना है। तो करेक्ट ऑप्शन है विटामिन B12 की वजह से आरबीसी डेफिशिएंसी डिजीज हमारी कॉज होती है। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि द मोलर कंडक्टेंस ऑफ हमें अलग अलग सॉल्ट्स की, जैसे कि NaCl, एसिड HCl, यहाँ पर CH3COONA की यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, मतलब यहाँ पर हमने बहुत सारा इसमें पानी की मिलावट करने के बाद इनकी क्या मोलर कंडक्टेंस होती है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मोलर कंडक्टेंस निकालनी है CH3COOH की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ही इजी होता है, बहुत ही हलवा होता है और बिल्कुल यहाँ पर मक्खन की तरह इसे पजल से सॉल्व करेंगे। तो देखो मुझे क्या चाहिए इस पूरे 3 कंपाउंड में से CH3 COO और H, है ना। तो बाकी सारी चीजों को यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो। तो देखो कैसे मिलेगा ये, मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं और इसमें से ये वाली थर्ड वाला सॉल्ट माइनस कर दूं तो बहुत इजीली मुझे CH3COOH मिल जाएगा। तो बस इसी तरीके से निकालना है। मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए ऊपर इन्फिनिटी लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पर मुझे CH3COOH के लिए निकालना है, तो मैंने मोलर कंडक्टेंस CH3COONA प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl का ऐड किया। अब इनमें से Na और Cl तुम्हें एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो तुम बाहर निकाल दो। NaCl हमने बाहर निकाल दिया।
तो अब तुमको जितनी भी वैल्यूज इनकी दे रखी है ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, आंसर तुम्हारे सामने होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं CH3COONA की वैल्यू है हमारे पास 91 और HCl की है 426.16, NaCl की है 126.45। तो यहाँ पे इसको सॉल्व काटा पीटी कर कुड़ा कर आ जाएगा 390.71 और जो यूनिट यहाँ दे रखी है वही यूनिट लिखनी है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी वाला आपको इसी के साथ मिल जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले इजी क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है, IUPAC नामकरण करना है। क्या पूछा है, 2,6-डाइमिथाइल डेक्फोरीन हमें स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया है और मुझे स्ट्रक्चर यहाँ पर पहचानना है। तो क्या करो, स्ट्रक्चर पहचानने के लिए ना सबसे पहले एक रफ स्ट्रक्चर साथ में बना लो। देखो कितना है, डेक है, यानी जैसा हमारा नाम होता है ना, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, बिल्कुल उसी तरह से ये इसका लास्ट नेम है, ये यहाँ पर इसके फर्स्ट नेम है, जो कि इसके साथ नन्हे मुन्ने बच्चे बाहर रिंग के लगे होंगे। अब देखो यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग करना चाहूं तो इससे शुरू करती हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे तुम देख रहे हो 2 और 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगाए, यहीं से नंबरिंग कैंसिल, बी ऑप्शन यहीं खल्लास। चलो फर्स्ट पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 10 है, ठीक है भैया 10 है। चौथी पोजीशन पर ईन लगा हुआ है, बिल्कुल सही यार। अब देखो यहाँ पर सेकंड और 6th पोजीशन पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है घर के बाहर, यानी हमारे माए बापू वाली चेन के बाहर, पेरेंट चेन के बाहर। तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हमने 2,6 डाइमिथाइल लगाया और इसमें पूरा फिट टू फिट करेक्ट आ गया है ये ऑप्शन। तो इसी तरीके से जब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में नाम दे रखा हो तो कंपाउंड में ना नंबरिंग करके बहुत इजीली हम क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। तो यही रहा हमारा ये क्वेश्चन का जवाब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कितना एक ब्लास्ट फर्नेस मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन कर सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता है कि ब्लास्ट फर्नेस इतनी बड़ी फर्नेस है 30 मीटर हाई की, कि यहाँ पर इसको प्री हीट करने के लिए ना 1000 केल्विन तो टेम्परेचर लग ही जाता है। अब अगर इसके अंदर कंबशन करवानी है, तुमने जोन ऑफ कंबशन करवानी है, तो आपको इसका टेम्परेचर 2000 केल्विन से ऊपर ही रखना है। तो ऑप्शन में खोज लो भैया 2000 से ऊपर कितना है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि बी ऑप्शन में अप टू हमारे पास यहाँ पर 2200 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है। तो करेक्ट ऑप्शन यहीं पे बी हो जाता है। तो चलते हैं अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, आपको बताना है कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर यहाँ पर आपको एक ऐसा सॉलिड दे जो कि हमारे अल्कली में यानी वाटर सॉल्युबल बेसिस हो, यानी बेस में सॉल्युबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन बच्चा लोग दे रखे हैं। तो आपको सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट से मिलाती हूँ। तो ये है कि बेंजीन रिंग के साथ ना SO2Cl ग्रुप लगा होता है। SO2 यानी S डबल बॉन्ड O एंड Cl। अब इस रिएजेंट की खास बात यह है कि ये पॉजिटिव टेस्ट देता है सिर्फ 1 डिग्री अमीन के साथ। तो यहाँ पर खोज लो कौन 1 डिग्री अमीन है, दिस इज अवर नाइट्रो ग्रुप। तो ए ऑप्शन तो यहीं रद्द हो जाता है। अब बी ऑप्शन में ये जो नाइट्रोजन है फर्दर 2 अदर कार्बन से अटैच है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि तो सेकेंडरी अमीन है। अब अगर मैं डी की बात करूं, ये फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, तो ये हमारा टर्शरी अमीन है, तो ये भी नहीं देगा। तो करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हो कि ये नाइट्रोजन फर्दर डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो आपको रिएक्शन लिख के भी दिखा देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 1 डिग्री अमीन है CH3 CH2 N, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ना होता क्या है कि जो हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है ना, इसका क्लोरीन इसके साथ, इसके हाइड्रोजन के साथ अपने आप को बाहर कल्टी कर लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम HCl यहाँ से निकालेंगे और आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा CH3 CH2 N, जिसके ऊपर लोन पेयर भी है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर पर 2 ऑक्सीजन है और फर्दर यहाँ पर
बेंजीन रिंग, जिसको मैं पीएच फिनाइल से लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और इसी एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये सॉलिड हमारा बेस में डिसॉल्व होने लायक बन जाता है। तो इसको लायक किसने बनाया? यहाँ पर जो नाइट्रोजन पे बैठा है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसके हिसाब से हमारा हो जाएगा सी वाला। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको हिंसबर्ग रिएजेंट देखना है कि 1 डिग्री अमीन से रिएक्ट करेगा, और जिस नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन बैठा है वो फर्दर उस बेस को भी डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस दे रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लूकोज का, यूरिया का एंड सुक्रोज का, और उनका गिवन मास भी सभी का सेम है 10 ग्राम, इसका भी 10 ग्राम, इसका भी 10 ग्राम। इवन इनमें डाला गया पानी भी सेम है, 250 ml पानी यहाँ डाला गया है, इसमें भी सेम एंड इसमें भी सेम टू सेम। अब यहाँ पर इनके ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, एक की है P1, एक की है P2, एक की है P3, और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले से रूबरू करवाते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को P से डिनोट कर कर यहाँ पर फॉर्मूला हम लिखेंगे CRT, जहाँ पे C है मोलारिटी, R है सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, T है टेम्परेचर जो कि केल्विन में लेना होता है ना। तो यहाँ पर अगर आपको मोलैरिटी के बारे में नहीं पता तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हम सॉल्यूट के लेते हैं, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में लेते हैं, जो कि इन टर्म्स ऑफ लीटर लेना होता है। तो ml में दे रखा है, ध्यान रखना लीटर में जरूर बदलना। अब इन दोनों फैक्टर्स पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा ऑस्मोटिक प्रेशर, किस पे डिपेंड कर रहा है इकलौता? हमारा C पर, ठीक है। तो फटाफट से उठाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिखते हैं C के। तो एक एक कर कर मैं कंसंट्रेशन अगर निकाल लेती हूँ ना, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा उसका यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। तो लगाते हैं सबसे पहले ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का गिवन मास है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है 180 ग्राम, और यहाँ पर हम जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे तो 250 ml दे रखा है कि नहीं? तो इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 अपॉन में 20, और यहाँ पे 250 हो जाएगा क्योंकि 250 दे रखा है। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये 0 0 से कैंसिल, ये 2 की टेबल पे 2 पे गया, ये 2 की टेबल पे 9 पे गया, तो 2/9 आया, और इसको सॉल्व करने पर 0.22 मोलर आ जाएगी यहाँ पे मोलारिटी, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर ना दूसरा हमारा कौन सा दूसरा कंपाउंड है यूरिया, और ये तीनों की खास बात यह है कि तीनों नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल यानी कि अगर तुम इसे पानी में डाल रहे हो ना, इनका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ना ये पानी में घुलेंगे ना वेपर्स बनाएंगे, तो सीधा इनका काम है कि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो मैंने 10 लिया गिवन मास, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 60, ठीक है। वही भैया यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेकर हमने डिवाइड कर देना है। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, ये 2 के टेबल पे 2 पे गया, ये 2 के टेबल पे 3 पे गया, तो 2/3 आ रहा है। जिसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा 0.66 मोलर, क्लियर। एंड दिस इज फॉर अवर यूरिया। अब आते हैं सुक्रोज की ओर। तो सुक्रोज में भी बेटा यहाँ पर मैं C3 निकाल देती हूँ कि गिवन मास है 10। अब इसका मॉलिक्यूलर मास पूरा डिपेंड कर रहा है। देखो मॉलिक्यूलर मास अगर मैं देखूँ तो 342 होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है किसमें? पानी का, ml में, लीटर में चेंज कर दिया। अब ये इससे कैंसिल, ये इससे 4 पे कैंसिल, देन यहाँ पर इसको सॉल्व कर कुरा करना, तुम्हारे पास आ जाएगा 0.169, ठीक है, 169 मोलर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मोलैरिटी किसकी आई है? हमारे C2 वाले की। तो जिसकी सबसे ज्यादा मोलैरिटी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा, क्योंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पर P2 की सबसे ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो मोलैरिटी ज्यादा है वो C2 और C3 में से किसकी ज्यादा है? देख सकते हो C1 की, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहीं से करेक्ट ऑप्शन आ जाता है A वाला, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर में कभी भी R और T अगर सेम दे रखे हैं तो डायरेक्ट उसके किस पे आ जाओ?
यहाँ पर मोलैरिटी पे, नंबर ऑफ मोल्स पे या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे। तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाता है क्रैक। अब इसी के साथ करते हैं अगला क्वेश्चन क्रैक। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा हमारी इस केमिकल रिएक्शन का। तो जरा केमिकल रिएक्शन को ध्यान से देखा करो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लो कि हमें एल्कीन दे रखी है, और एल्कीन कैसी है, हमारी लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट वाले कार्बन पे लगा है, देन HBr डाला गया है, और देन पेरोक्साइड डाला गया है, वो भी बेंजाइल वाला। अब तुम्हें पता है कि जहां पर हमारे पास HBr आ जाता है तो मार्कोवनिकोव एडिशन होता है, पर यहाँ पर पेरोक्साइड भी है, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में सीधी सी बात है एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन होगा। तो इसमें किसी को किसी भी बात पे शक तो बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो किस तरीके से एंटी मार्कोवनिकोव रूल ये बोलता है कि जहां पर डबल बॉन्ड के क्रॉस जो भी कार्बन लगे हैं, जहां पर हाइड्रोजन कम है वहीं पे हाइड्रोजन और ऐड कर दो। तो देखो इन दोनों में से हाइड्रोजन कहाँ कम है, यहाँ कम है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा CH3 CH CH3। यहाँ पर और किसी को नहीं छेड़ना, यहाँ पर हाइड्रोजन तुमने और ऐड किया, और ये वाली फर्स्ट वाली पोजीशन पर जहां हाइड्रोजन पहले से ही ज्यादा थे वहां पर तुमको इसका ब्रोमीन ऐड करना है। तो ये H और Br यहाँ पे एडिशन करते हैं और एंटी मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर Br आ जाएगा, और Br आने से पहले तुमको बता दूं कि यहाँ पर ना पहले एक और कार्बन था हमारे पास, क्या है देखो CH2 देन यहाँ पर Br। तो इस तरह से तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा। अब देख लो भैया करेक्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है, तो मुझे तो ये ऑप्शन फर्स्ट में ही दिख गया है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है फर्स्ट वाला। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में हमको 2 स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे कि स्टेटमेंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो बोला है एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है मॉर्फिन एंड हीरोइन हमारा नॉन नार्कोटिक्स की कैटेगरी में बिलोंग करती है, जो कि अब आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या कोई एक ट्रू है या एक फॉल्स है। तो फटाफट से कमेंट में बताओ। तो उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो एस्पिरिन और पैरासिटामोल हम डेली लाइफ में अपनी यूज करते हैं किस चीज के लिए, बुखार आ जाने पर, पेन से रिलीफ पाने पर, तो ये टैबलेट्स पेन रिलीवर्स होती हैं। और जितनी भी टैबलेट्स पेन रिलीवर्स है ना वो हमारी नॉन नार्कोटिक्स की कैटेगरी में करती है बिलोंग, यानी ये स्टेटमेंट है फॉल्स। और इसी के साथ साथ दूसरी स्टेटमेंट में भी फॉल्स का ठप्पा लगा देते हैं, क्योंकि मॉर्फिन और हीरोइन ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हम डेली लाइफ में इनटेक नहीं करते हैं। दीज आर इनलीगल एंड दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज नार्कोटिक्स, हमारे एनाल्जेसिक्स। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी फॉल्स निकली, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इसी हिसाब से बी वाला। तो बस कहानी खल्लास। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपको पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस बता डालो यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी की, जिसमें कार्बन और X यानी हैलोजन के बॉन्ड को डिपिक्ट करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं CH3 और हैलोजन्स के बॉन्ड्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा कंसेप्ट नोट करो कि अगर मैं बॉन्ड एंथैल्पी, एनर्जी, स्ट्रेंथ, किसी भी फैक्टर की इसमें से बात कर रही हूँ ना, तो वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है बॉन्ड लेंथ के। किसके बेटा? बॉन्ड लेंथ के। क्लियर? तो यहाँ पर ना कैसे बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तुम देखो सब में CH3 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 सेम है, पर जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जा रही हूँ हैलोजन में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो डाउन द ग्रुप साइज जो है एटम का इंक्रीज होता है, ठीक है। अब एक एटम इतना बड़ा है, दूसरा एटम उसके साथ इतना बड़ा है, तो दोनों के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसकी बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देगा। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ कैसे रही है, कैसे बढ़ी? जब साइज हमारे एटम का बड़ा था, है ना।
और उसके कंपैरिजन अब जब दूर दूर हो गए हैं इतना बॉन्ड लेंथ बढ़ने के कारण, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, और इवन अगर मैं बॉन्ड एंथैल्पी की बात करूं तो वो भी बेटा लो कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपके हिसाब से अगर आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ, यहाँ पर इसको इंक्रीज कर दो, यहाँ पर उसकी अगर बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज होगी, और बॉन्ड लेंथ उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंथैल्पी की, तो वो हो जाएगी बेटा डिक्रीज, है ना। तो यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम फ्लोरीन वाले की है और सबसे ज्यादा आयोडीन वाले की है, जो कि मैं बी ऑप्शन में देख पा रही हूँ। क्लियर? तो इसी हिसाब से ये क्वेश्चन होता है सॉल्व, और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि BF3 इज अ प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। चेक करेंगे कैसे, और निकालने को कुछ और पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन निकालो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो अराउंड द सेंट्रल एटम। तो तुम्हें वैसे भी पता है कि केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही हमारे 2021 के पेपर में आया हुआ है। तो चेक करो कि अगर मुझे किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो हमारे पास एक सुपर ट्रिक होती है कि हम स्टीरिक नंबर निकाल लें, है ना। वो कैसे निकालते थे? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते थे हम सेंट्रल एटम पर कितने हैं। अब देखो बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, पहले शेल में 2, दूसरे में होते हैं 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 3। अब इसी के साथ मोनोवैलेंट एटम जितने लगे होते हैं उतना नंबर ऐड कर देते हैं, तो 3 लगे हैं तो 3 मैंने ऐड किया तो हो गया 6/2 आ गया 3। अगर 3 है तो मतलब एक s और 2 p ऑर्बिटल से मिलकर बना होगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन तो फुल टू विदिन ए सेकेंड आप निकाल सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड द सेंट्रल एटम। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ना मेरे पास पहले ये चेक करो इसके पास कोई लोन पेयर तो नहीं है। तो लोन पेयर चेक करने के लिए मैंने देखा कि स्टीरिक नंबर में से सराउंडिंग एटम अगर माइनस करते हैं, स्टीरिक नंबर में से सराउंडिंग एटम अगर माइनस करते हैं तो लोन पेयर 0 है, और जितने सराउंडिंग एटम है उतने बॉन्ड पेयर है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस प्रकार है कि ये ट्रायंगुलर और बोल सकते हैं ट्रायगोनल, दोनों ही सही है, ठीक है। इनमें इस तरह से 120 डिग्री का एंगल बनके ये ज्योमेट्री दिखाएगा। अब एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो ऐसे 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आसपास? 6। तो यहाँ पर बस यही पूछा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा sp2 एंड 6। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खल्लास। बढ़ते हैं अपने 15th क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है which one of the following among the following is the correct option for right relationship between Cp and Cv for 1 mole of ideal gas। यानी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस में हमारा Cp और Cv जो कि मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो देखते हैं इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है, और डेल्टा H डेल्टा U प्लस R डेल्टा T इस छोटी सी रिलेशनशिप से बहुत इजीली तुम्हें ये एक स्टेप में क्वेश्चन मिलेगा। तो डेल्टा H होता है चेंज इन एंथैल्पी, जिसको हम बोलते हैं Cp इंटू डेल्टा T, क्लियर। और डेल्टा U होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसमें हम मोलर हीट एट हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं जो कि है Cv इंटू डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। तो यहाँ पर डेल्टा T सभी में से कॉमन निकाल कर कैंसिल कर दो, तो क्या बचा Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ये Cv जो इधर था इसको हम यहाँ ले आए हैं, बस इतना सा काम किया है। तो करेक्ट रिलेशनशिप निकल के आती है जो कि ऑप्शन नंबर बी से कर रही है मैच। बस इतना ही था, और ये रिलेशनशिप ना हमें वैसे भी पता होनी चाहिए क्योंकि डायरेक्टली इस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, क्लियर। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही मशहूर क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आपको दे रखे हैं और उनके हाइलाइट्स दे रखे हैं। पूछा है व्हिच वन इज कोवलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। मतलब यहाँ पर
कौन सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएगा, तो यहाँ पर हमें किसे याद करना है, फजान भाईजान को। तो फजान भाईजान बोलते थे कि यहाँ पर तुम्हारे पास जितने भी कंपाउंड दे रखे हो ना, जितने भी आयनिक कंपाउंड दे रखे हो, उसमें थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर होता ही होता है ना। तो किसमें ज्यादा किसमें कम ये पता लगाते हैं। तो यहाँ पर सभी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख डालते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। अब तुम्हें ये पता है कि सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, तो तुमको एक ट्रिक बता रखी है अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस अटेंड करी होगी, तो जिसमें हम सीक्वेंस के साथ अगर चले ना कि बेटा मांगे कार, स्कूटर और बाप राजी या रोए, वो तुम्हारे कर्मों पे डिपेंड करता है ना, यही चीज है। अब यहां पर हम साइज देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप होता है इंक्रीज, क्लियर। अब साइज इंक्रीज हो रहा है तो मुझे कैटायन का साइज ना छोटा चाहिए होता है ना। अनायन तो सब में बराबर है, कैटायन का साइज छोटा चाहिए होता है और चार्ज ज्यादा चाहिए होता है। अब चार्ज सभी में बराबर है, तो सिर्फ साइज फैक्टर यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा कि सबसे छोटा साइज है बेरिलियम का, ठीक है। जो सबसे छोटा है उसकी पोलराइजिंग पावर, यानी अनायन को देखते ही उसके बेस्ट फ्रेंड इलेक्ट्रॉन को छीनने की क्षमता सबसे ज्यादा इसी के पास है, तो ये उसके इलेक्ट्रॉन को छीनकर यहाँ पर शेयरिंग करने लगेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन इसके हिसाब से जो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा वो है डी वाला। तो बस ये क्वेश्चन भी यहीं पे होता है खल्लास। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपको अगले सेशन में, जहां पर ढेर सारे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं विद डिटेल कंसेप्ट, और ऐसे ही अपने नीड्स के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और प्रैक्टिस को और बहुत ही धुरंधर बनाने के लिए अनरेवल नीट को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर करिएगा शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।